गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 9 सब्जेक्ट फिजिक्स। इसमें आप लोगों को पढ़ना है सबसे फर्स्ट चैप्टर मोशन। मोशन मीन्स मूवमेंट। इसका मतलब होता है गति। मतलब जब हम चलते हैं, दौड़ते हैं, तो उस समय क्या होता है कि हमें गति आती है। आगे इससे पहले आप लोगों को कुछ टॉपिक पढ़ना है, जैसे कि फिजिकल क्वांटिटीज़। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होता है? तो इसका मतलब होता है ऑल दोज क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड। वैसे क्वांटिटीज़ मतलब होता क्या है? राशियाँ, भौतिक राशियाँ। फिजिकल क्वांटिटीज़ का मतलब क्या होता है? भौतिक राशियाँ। तो ये क्या है? वैसे क्वांटिटीज़ जिसको हम मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। तो जैसे कि मास हो गया, टाइम हो गया, डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, स्पीड हो गया, और बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जिसको हम माप सकते हैं। तो जैसे कि ये फिजिकल क्वांटिटी जो हम देखते हैं, इसका 2 टाइप्स होता है। फर्स्ट है स्केलर क्वांटिटीज, दूसरा है वेक्टर क्वांटिटीज। तो स्केलर क्वांटिटीज क्या है? दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय मैग्नीट्यूड अलोन। वैसे फिजिकल क्वांटिटी जो या जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होते हैं, वैसे फिजिकल क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होते हैं, डायरेक्शन नहीं होते, दिशा नहीं होती है। जैसे कि टाइम, लेंथ, मास। इस समय क्या है कि सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। अगला हम पढ़ेंगे वेक्टर क्वांटिटीज। तो वेक्टर क्वांटिटीज क्या होता है? तो इसका डिफिनीशन ये हो जाएगा कि दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच नीड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ फॉर देयर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। वेक्टर क्वांटिटी वैसी भौतिक राशियां जिसमें मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होते हैं, दिशा भी होती है। तो जैसे कि इसमें कुछ एग्जांपल्स बताए गए, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी। तो सपोज दैट ये फोर्स, इसमें क्या कि जब किसी भी डोर को हम ओपन करते हैं, खोलते हैं, तो उसमें जो है फोर्स की आवश्यकता होती है, फोर्स की ज़रूरत होती है। तो उसमें क्या है कि डिपेंड करता है कि इसको हम किस डायरेक्शन में खोलें। इसको अपोजिट डायरेक्शन में खोलते हैं तो इसमें कितना भी बल लगा दिया जाए, फोर्स लगा दिया जाए, तो ये नहीं खुलता है। उसके बाद है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी। इस समय भी क्या होता है? उसी तरह से मैग्नीट्यूड भी होते हैं और डायरेक्शन भी होते हैं। जैसे अब इसमें अगला टॉपिक है आप लोगों का, व्हाई डू वी नीड यूनिट्स। मतलब यूनिट्स मतलब इकाई। किसी भी क्वांटिटीज को मापने की जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उसकी आवश्यकता क्यों होती है? यूनिट्स की आवश्यकता क्यों होती है? जैसे कि हम केजी, मीटर, सेकेंड, मतलब कोई भी वस्तु है उसको हम केजी में मापते हैं। कोई भी एक वस्तु है जिसको मीटर में मापते हैं। कुछ जैसे कि टाइम हो गया, उसको सेकेंड में। इस तरह से बहुत सारे ऐसे फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम यूनिट्स के डायरेक्शन से मापते हैं। अब जैसे कि यूनिट्स ये इकाई है क्या? तो इट इज रेफरेंस स्टैंडर्ड इन टर्म ऑफ विच एनी फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी मेजर्ड। ये एक ऐसा स्टैंडर्ड टर्म है जिसके द्वारा हम जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं, चाहे वो मास हो, फोर्स हो, डिस्प्लेसमेंट हो, वेलोसिटी हो, टाइम हो, लेंथ हो, या कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं, उन सभी को हम स्टैंडर्ड टर्म में डिनोट करते हैं। इस स्टैंडर्ड टर्म में इस यूनिट की सहायता से मापते हैं। तो कुछ ऐसे सिस्टम हैं, यूनिट सिस्टम, जिसे हम लोग जानते हैं, पढ़ते भी हैं। तो जैसे कि फर्स्ट है, जैसे कि सपोज दैट एग्जांपल ले लीजिए, लेंथ, मास और टाइम। लेंथ, मास और टाइम, इस सब का कुछ ना कुछ तो यूनिट होता होगा। क्या होता है वो हम पढ़ते हैं, आप पहले क्लास में भी पढ़ते होंगे, इस क्लास में भी आपको थोड़ा जानना है। तो ये जो यूनिट है ये 3 सिस्टम में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट है आपका FPS, इसको हम बोलते हैं फुट, पाउंड और सेकेंड। मतलब फुट जो लेंथ का जो ऐसा यूनिट हो गया FPS में, उसको हम फुट बोलते हैं। उसके बाद मास का जो FPS सिस्टम में यूनिट हो जाता है उसे पाउंड कहा जाता है। उसके बाद आगे आपका टाइम का जो FPS सिस्टम में यूनिट होता है उसे हम सेकेंड कहते हैं। तो अब ये सभी FPS सिस्टम कहाँ चालू किया गया था, कहाँ लागू किया गया था? तो ब्रिटिश सिस्टम को हम लोग FPS सिस्टम कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है ब्रिटिश में ये सिस्टम लागू किया गया था।
आगे अब हम आ जाते हैं सीजीएस सिस्टम, मतलब ये हो जाता है सेंटीमीटर, लेंथ में आ जाता है ये सेंटीमीटर, मास में आ जाता है ग्राम और टाइम में आ जाता है सेकेंड। तो ये फर्स्ट पढ़े हम एफपीएस सिस्टम, सेकेंड पढ़े सीजीएस। तो सीजीएस में लेंथ का ऐसा लेंथ का सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा, तो सेंटीमीटर, जिसे हम सीएम से डिनोट करते हैं। थर्ड सेकेंड नंबर आ गए हम मास का सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा, ग्राम, जिसे हम जी से डिनोट करते हैं। उसके बाद टाइम का सीजीएस यूनिट क्या हो जाता है, सेकेंड, जिसको हम एसईसी या एस सिंपल स्मॉल लेटर में एस से डिनोट करते हैं। उसके बाद ये जो सीजीएस सिस्टम है ये फ्रेंच सिस्टम, मतलब ये फ्रांस में चलाया जाता था। तो अब उसके बाद आते हैं एमकेएस सिस्टम। तो एमकेएस सिस्टम में क्या है, लेंथ का जो ऐसा यूनिट हो गया वो हो जाता है मीटर। एमकेएस सिस्टम में ऐसा यूनिट क्या हो जाता है, मीटर। मास में क्या हो जाता है, किलोमीटर, टाइम में सेकेंड। तो अब ये तीनों हम पढ़े कि एमकेएस में मीटर, मास लेंथ का, मास का किलोमीटर और टाइम का सेकेंड। फिर एफपीएस में पढ़े लेंथ का फुट, मास का पाउंड, टाइम का सेकेंड। सीजीएस में पढ़े लेंथ का सेंटीमीटर, मास का ग्राम और टाइम का सेकेंड। तो अब आगे आ जाइए, जैसे कि ये जो यूनिट सिस्टम है तो ये सभी अलग अलग क्यों हैं, तो अब इसमें एमकेएस सिस्टम, अभी जैसे कि हम लोग कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ते हैं उसका जो यूनिट हम जानते हैं वो एसआई सिस्टम में जानते हैं। तो एसआई सिस्टम में ही ज़्यादातर क्यों जानते हैं, क्योंकि पहले जो है सभी देशों में अलग अलग सिस्टम लागू किया गया था, जिससे जितने भी साइंटिस्ट थे या कोई भी वर्क होता था तो एक देश से दूसरे देश में जब जाते थे तो ये कैलकुलेशन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता था। तो ये जो सिस्टम है एसआई यूनिट एक सिस्टम लागू किया गया। कब लागू किया गया, तो 1916 में 1960 में ये एसआई यूनिट एक लागू किया गया। तो कब हुआ, तो ये है एसआई यूनिट वाज एक्सेप्टेड इन द 1960 इंटरनेशनल वेट्स एंड मेजर सेशन, मतलब ये एसआई यूनिट जो एक्सेप्ट किया गया। मापतौल अधिवेशन जब 1960 ईस्वी में 1916 में मापतौल अधिवेशन जब किया गया, कहाँ पे किया गया, तो फ्रांस में किया गया। तो ये जब सिस्टम वहाँ पे अधिवेशन जब हुआ तो उसमें ये एसआई यूनिट सिस्टम को मान्यता दे दी गई। तो अब ये एसआई यूनिट सिस्टम को जब मान्यता दे दी गई तो जितने भी कंट्रीज हैं उन सभी कंट्री में एक ही सिस्टम लागू किया जाएगा। कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर किया जाएगा यूनिट में तो उसमें सिर्फ एसआई सिस्टम ही लागू किया जाएगा, जिसमें एमकेएस सिस्टम को रखा गया। एसआई यूनिट सिस्टम में किसको रखा गया, एमकेएस सिस्टम को रखा गया। कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज होंगे तो उन सब का जो एसआई यूनिट होगा, एमकेएस यूनिट का जो एमकेएस में जो यूनिट होगा वही एसआई यूनिट में भी मान्य होगा। तो अब आ जाते हैं एसआई यूनिट का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट्स। एसआई यूनिट्स को क्या कहा जाता है, इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट। चलिए इतना समझ गए आप लोग। अब आगे हम मेन टॉपिक पे आ जाते हैं, मोशन, जिसका मतलब आप जानते हैं गति। मोशन मीन्स मूवमेंट, चलते हैं, दौड़ते हैं या कोई भी वर्क करते हैं तो उसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ मूवमेंट आता है, कुछ ना कुछ गति आती है। तो अब आगे आ जाते हैं, इसका कुछ डिफिनीशन आप लोगों को जान लेना है। ए बॉडी इज द सेट टू इन मोशन व्हेन इट चेंज इट पोजीशन विथ रेफरेंस टू ए फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट। तो ये मोशन कब होगा, तो कहता है ए बॉडी इज सेट टू इन मोशन, ये मोशन गति कब होगी, तो जब चेंज इट्स पोजीशन, जब मेरा पोजीशन चेंज होगा। मतलब हम जब एक जगह से दूसरे जगह चल के जाएंगे, एक जगह खड़े रह के, या हो सकता है एक जगह खड़े रह के अगर हम कोई भी वर्क कर रहे हैं उसमें भी मूवमेंट होगा, उसमें भी गति होगी, लेकिन हम सोए हुए हैं उस समय मेरा मूवमेंट नहीं हो रहा है। अब जब हम चल रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ मूवमेंट हो रहा है, कोई वर्क कर रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ मूवमेंट हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, मोशन हो जाएगा। अब आगे आते हैं, तो ये सब क्या हो जाता है, तो फिक्स्ड पॉइंट से किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए जब चेंजिंग होता है, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए चेंजिंग होता है तो उस समय कुछ ना कुछ मूवमेंट होता है, उसको हम क्या कर सकते हैं, मोशन। तो अब ये मोशन, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मोशन। तो अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द मूवमेंट, मोशन इज क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। नेचर के, प्रकृति के मूवमेंट के आधार पर
प्रकृति के मूवमेंट के आधार पर हम मोशन को कितने टाइप्स में क्लासिफाइड किए हैं, 3 टाइप्स में इसको वर्गीकृत किए हैं। तो 3 टाइप्स क्या हैं? तो फर्स्ट है लीनियर मोशन, जिसे हम रेखीय गति कहते हैं। सेकेंड है रोटेटरी मोशन, जिसे हम चक्रीय गति कहते हैं। थर्ड है ऑक्सिलेटरी मोशन, जिसे दोलन गति हम कहते हैं। तो लीनियर मोशन, रोटेटरी मोशन, ऑक्सिलेटरी मोशन, ये 3 टाइप्स हो गए किसका? मोशन का। तो अब ये सब भी हम आपको डिफाइन करके बताएंगे। उससे पहले आपको जान लेना स्टेट ऑफ मोशन। मोशन के जो स्टेट होते हैं, तो 2 टाइप्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्टेट ऑफ मोशन। मोशन के कितने स्टेट होते हैं? 2 होते हैं। फर्स्ट है स्टेट ऑफ रेस्ट। तो रेस्ट, स्टेट ऑफ रेस्ट क्या है? तो ए ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज। मतलब ये रेस्ट कब होगा? रेस्ट मतलब क्या? आराम। आराम की स्थिति में कब होगी? तो इसमें कुछ चेंजिंग नहीं होगा, मूवमेंट नहीं होगा। तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि मोशन किस स्टेट में है? तो स्टेट ऑफ रेस्ट, रेस्ट की कंडीशन में है। सेकेंड नंबर जब हम आ जाएंगे स्टेट ऑफ मोशन। तो स्टेट ऑफ मोशन क्या है? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी ए मोशन ऑफ चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो स्टेट ऑफ मोशन एन ऑब्जेक्ट सेड टू बी ए मोशन इफ एंड चेंजेस इट्स पोजीशन। तो ये मोशन की स्थिति में, कंडीशन में कब आएगी? तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी, जैसे हम या कोई भी वस्तु जो है जब चेंज होगा, उसका मूवमेंट चेंज होगा, एक अपनी स्थिति से थोड़ा हटेगी, तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं ये जो है किस मोशन में आएगा? स्टेट ऑफ मोशन में आएगा। हम पढ़ लिए स्टेट ऑफ मोशन। अब हम आप लोगों को बताए थे कि टाइप्स ऑफ मोशन। तो आप लोग देखे क्या थे कि टाइप्स ऑफ मोशन में मोशन के 3 टाइप्स होते हैं। तो फर्स्ट आपका क्या हो गया था? लीनियर मोशन, सेकेंड हो गया रोटेटरी मोशन, और थर्ड हो गया आपका ऑक्सिलेटरी मोशन। तो अब हम बात करेंगे लीनियर मोशन पे। तो लीनियर मोशन क्या होता है? तो इन लीनियर मोशन द बॉडी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो लीनियर मोशन क्या है? कि वैसा मोशन जो एक जगह से दूसरे जगह पे मूवमेंट करे, आगे बढ़े, गति करे। जैसे कि अब ये हम आगे पढ़ेंगे कि रेक्टिलिनियर मोशन, इसमें जो टाइप्स आ जाते हैं 2 टाइप्स। लीनियर मोशन के कितने टाइप्स आ जाते हैं? 2 टाइप्स। फर्स्ट हो जाता है आपका रेक्टिलिनियर मोशन, सेकेंड हो जाता है कर्वीलिनियर मोशन। तो रेक्टिलिनियर मोशन में क्या होता है कि द पाथ ऑफ द मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मतलब ये लीनियर मोशन में जब हम पढ़ते हैं तो इसमें क्या होता है कि वन प्लेस टू अनदर प्लेस से मूव करता है। तो मूव कैसे करता है? तो इसमें 2 टाइप्स होते हैं। रेक्टिलिनियर मोशन, मतलब इस मोशन में क्या होता है कि लेंथ जो है, मतलब मोशन जो बॉडी जो है एक जगह से दूसरे जगह मूवमेंट करता है, आगे बढ़ता है, वो स्ट्रेट लाइन में, सीधी लाइन में आगे बढ़ता है। और कर्वीलिनियर मोशन में क्या होता है कि जब कोई भी बॉडी आगे बढ़ती है तो वो कर्व, टेढ़ा मेढ़ा, मतलब उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, किसी भी दिशा में वो घूम सकती है। तो अब हम आगे पढ़ते हैं रोटेटरी मोशन। तो रोटेटरी मोशन क्या है? तो रोटेटरी मोशन इज द मोशन ऑक्योर्स व्हेन ए बॉडी रोटेट ऑन इट्स ओन एक्सिस। उससे पहले हम इसमें एग्जाम्पल समझते हैं। लीनियर मोशन में एग्जाम्पल हम क्या समझेंगे? जैसे कि एक कार सड़क पे जा रही, मतलब सीधी सड़क पे दौड़ रही है, तो वो उसका डायरेक्शन क्या? सीधा है। उसके बाद जैसे कि ट्रेन जब चलती है वो अपनी पटरी पे सीधी चलती है, कभी टर्न नहीं लेती है, तो उसका जो है वो किस मोशन में आ जाएगा? तो लीनियर मोशन में आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जैसे कि चलती हुई ट्रेन या सड़क पे दौड़ती हुई गाड़ी, वो सब किस मोशन में है? तो लीनियर मोशन में। आगे हम पढ़ते हैं रोटेटरी मोशन। तो रोटेटरी मोशन में आपको हम क्या बताएं कि ये अपने एक्सिस पे, अपने अक्ष पे घूमता है। इसका एक एक्सिस बना हुआ होता है जो अपने एक्सिस के चारों ओर ही घूमते रहता है। उसका जो डायरेक्शन है वो कैसा होता है? बोल सकते सर्कल होता है। तो जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि जैसे एग्जांपल आप देख लीजिए, द मोशन ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस अराउंड द सन। मतलब अर्थ, पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है। क्यों घूमती है? वो अपने एक्सिस पे, अपने अक्ष पे, उसके अक्ष के चारों ओर घूमती है। तो इसको हम कह सकते हैं कि इट इज ए रोटेटरी मोशन। उसके बाद सेकेंड नंबर एग्जांपल देखते हैं, व्हील ड्राइविंग ए कार द मोशन ऑफ व्हील एंड द स्टीयरिंग व्हील अबाउट द ऑन एक्सिस। जैसे कि हम कार को देखते हैं, या बाइक को ही ले लीजिए या साइकिल को ही ले लीजिए, उसका जो व्हील होता है, चक्का होता है, वो जब घूमता है तो कैसे घूमता है? तो उसका एक एक्सिस, अक्ष बना हुआ है, उसका पॉइंट बना, उसी पॉइंट के आधार पे, जैसे कि हम साइकिल में ही देखते हैं कि
कि जब वो घूमता है तो उसका एक आधार बना होता है, एक्सिस बना होता है, उसी के ऊपर वो घूमते रहता है, राउंड करते रहता है, वो स्पीड बढ़ते जाता है, वो जो है राउंडिंग में उसका बढ़ते जाता है, स्पीड उसका बढ़ते जाता है। तो अब आगे हम जैसे कि देखते हैं सेकेंड नंबर, इसी में एग्जांपल हम बताए कि स्टीयरिंग ऑफ द कार का जो स्टीयरिंग होता है, जब हम कार को चलाते हैं तो उसका स्टीयरिंग जो है घूमता है, तो अपने आप तो नहीं घूम जाता है, क्योंकि उसके लिए भी एक एक्सिस बना हुआ है। उस एक्सिस पे हम क्या करते हैं, उस एक्सिस पे उस स्टीयरिंग को घुमाते हैं, हमेशा वो राउंड ही घूमता है, कभी तो पैरेलल, कभी मतलब लंबा, कभी चौड़ा, इस तरह से तो नहीं घूमता है, वो हमेशा सर्कल में घूमता है। तो उसके लिए हम इसको क्या कह सकते हैं, मतलब ये जो हो गया, ड्राइविंग करते हैं हम कार में तो उसमें जो स्टीयरिंग हो गया, या जैसे कि मोशन ऑफ द व्हील, चक्का जब मोशन करता है, गति करता है, तो ये सब जो एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं, ये सब क्या हो गया, रोटेटरी मोशन का एग्जाम्पल। इसी में जब हम आएंगे रनिंग कार, मतलब कार को जब हम रनिंग कराते हैं, कार जब चलती है स्ट्रेट वे में जब चलती है, तो वो क्या कौन सा मोशन हो जाएगा, तो वो हो जाएगा मेरा लीनियर मोशन। और उसी जगह पे जब कार का जो चक्का है, व्हील है, जब वो मोशन कर रहा है, तो वो किस का एग्जाम्पल हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरा रोटेटरी मोशन का। चलिए और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि स्पाइनिंग नोब, मूवमेंट ऑफ टॉप, मोशन ऑफ ब्लेड्स ऑफ सेलिंग फैन। फैन आप लोग चलते हुए देखे हैं, सबके घर में लगा होता है, गर्मी के मौसम में हम लोग चलाते हैं। तो जब फैन चलता है तो उसमें जो ब्लेड लगी होती है, पत्तियां जो लगी हुई होती है, वो जब राउंड करती है, वो राउंड कैसे करती है, उसका एक एक्सिस बना हुआ है कि वो हमेशा कैसे घूमेगी, तो सर्कल घूमेगी। चाहे वो एग्जाम्पल एक ले लिया गया सेलिंग फैन का, वैसे स्टैंड फैन का भी वैसा ही होता है, एक सर्कल ही वो राउंड करता है। तो ये सब जो एग्जाम्पल हो गया सेलिंग फैन का, जो उसका ब्लेड जो मोशन करता है, या जो मूवमेंट ऑफ टॉप हो गया, स्पाइनिंग नोब, ये सभी जो एग्जाम्पल हो जाते हैं वो किसके एग्जाम्पल हो जाते हैं, रोटेटरी मोशन का एग्जाम्पल हो जाता है। अब थर्ड नंबर हम आ जाते हैं ऑक्सिलेटरी मोशन। तो सबसे फर्स्ट आपने पढ़ा लीनियर मोशन, जिसका मतलब आप लोगों को भी हम बताए कि रेखीय गति। लीनियर मोशन का मतलब क्या हो गया, रेखीय गति हो गया। सेकेंड नंबर हो गया रोटेटरी मोशन, जिसको हम लोग बोलते हैं चक्रीय। लीनियर मोशन रेखीय मतलब समान लाइन में, रेखा में वे घूमेगी, चलेगी। रोटेटरी मोशन, रोटेटरी चक्रीय मतलब वो चक्कर लगाएगा, गोल गोल घूमेगा, मतलब मीनिंग से ही स्पष्ट होता है ये कैसा एग्जाम्पल, इसका डिफिनीशन कैसा होगा, इसका एग्जाम्पल कैसा होगा। उसके बाद हम आते हैं ऑक्सिलेटरी मोशन, दोलन मतलब इधर से उधर कोई भी वस्तु लटकते हुए जब मूवमेंट करती है, मोशन करती है, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं ऑक्सिलेटरी मोशन। तो इसका डिफिनीशन हम क्या लिख सकते हैं, तो ऑक्सिलेटरी मोशन इज द मोशन ऑफ बॉडी अबाउट इट्स मीन्स पोजीशन। मीन्स पोजीशन। तो क्या होता है कि ऑक्सिलेटरी मोशन क्या होगा, तो वैसे बॉडी जिसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, उसके पोजीशन के ऊपर डिपेंड करते हैं किस पोजीशन में वो मतलब वो हमेशा लटकते हुए पोजीशन में रहता है। ऑक्सिलेटरी मोशन जो होता है, मोशन का जो एग्जाम्पल होता है, तो जैसे कि एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं, व्हेन चाइल्ड ऑन ए स्विंग इज पुश्ड द स्विंग मूव। आप सभी लोग झूलते होंगे, तो झूला झूलते समय सपोज दैट एक पेड़ से लटका हुआ झूला है, उस पर आप झूल रहे हैं बैठे हुए, कोई आपको पीछे से पुश करता है, धक्का देता है, तो आप किस कंडीशन में उस पर झूलते हैं, क्या आपका रोटेटरी मोशन होता है, वो चक्रीय गति होती है, उसमें नहीं होती है। लीनियर मोशन होता है, रेखीय सीधी रेखा में आप जाते हैं, नहीं जाते हैं। तो वो किस कंडीशन में आप जाते हैं, तो वो झूला जो है कभी आगे कभी पीछे, मतलब वो दोलन, मतलब इधर से उधर, इधर से उधर वो क्या होते रहता है, झूलते रहता है। तो उसी को हम बोल सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल किसका हो जाएगा, झूलते मतलब जब हम झूला झूलते हैं तो वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ऑक्सिलेटरी मोशन का हो जाएगा। द पेंडुलम ऑफ क्लॉक, घड़ी देखे हुए आप सबके घर में भी लगा होगा, कुछ ऐसे घड़ी होते हैं जिसमें पेंडुलम लगा हुआ होता है, तो वो जो हमेशा लटकते हुए रहता है, उसका पेंडुलम तो लटकता हुआ दिखाई देता है, वो किसका हो जाएगा एग्जाम्पल, वो हो जाएगा आपका ऑक्सिलेटरी मोशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। थर्ड नंबर है द मूवमेंट ऑफ द अर्थ क्रस्ट ड्यूरिंग द अर्थक्वेक। जब भूकंप आती है तो उसमें अर्थ क्रस्ट जब होता है, तो आप लोग भूकंप देखे होंगे कि जब भूकंप आती है तो कैसा अनुभव करते हैं कि धरती जो है, अर्थ जो है इधर से उधर हिल रही है।
तो किस कंडीशन में हिल रही है, वो गोल गोल चक्कर तो नहीं लगाती है, या सीधी रेखा में तो इधर से उधर नहीं जा, सीधी रेखा में बढ़ती तो नहीं जा रही, मतलब धरती तो खिसक के आगे नहीं भाग रही है, तो किस कंडीशन में लग रहा होता है, वो कभी इधर कभी उधर, मतलब इधर से उधर वो हिल रहा होता है। तो इस कंडीशन को हम बोल सकते हैं ऑक्सिलेटरी मोशन। मतलब ये एग्जांपल जो हो गया, जब अर्थ भूकंप आता है तो उस समय जब अर्थ क्रस्ट होता है तो उस कंडीशन को हम बोल सकते हैं ये कौन सा मोशन होगा, तो ऑक्सिलेटरी मोशन होगा। चलिए अब ये तो हम पढ़ लिए टाइप्स ऑफ मोशन। अब इसमें एक टॉपिक है यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन इज कांस्टेंट मोशन, मतलब कांस्टेंट मतलब एक समान स्थिर रहता है, कांस्टेंट होता है। यूनिफॉर्म मोशन को हम क्या बोल सकते हैं, कांस्टेंट मोशन भी कह सकते हैं। तो अब आगे हम देखते हैं यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। तो ए बॉडी हैज ए यूनिफॉर्म मोशन इफ इट इज ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब ये हुआ कि जब कोई भी बॉडी इक्वल डिस्टेंस में, मतलब ये बॉडी कब यूनिफॉर्म मोशन में कब आएगी, जब हम इक्वल डिस्टेंस, जब हम कभी यात्रा करते हैं, ट्रैवल करते हैं तो इक्वल डिस्टेंस में इक्वल टाइम लगता है, तो उस कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं कि ये यूनिफॉर्म मोशन होगा। सपोज दैट ये ले लीजिए एक ग्राफ, इस ग्राफ में क्या होगा, ये मेरा हो गया टाइम और ये हो गया मेरा डिस्टेंस। तो अब इसमें हम कैसे समझेंगे कि ये यूनिफॉर्म, इसमें हम कैसे जाएंगे जो यूनिफॉर्म मोशन उसमें हम पहचान सकते हैं। तो इसमें क्या कहता है कि बॉडी किस कंडीशन में होगी तो इसको यूनिफॉर्म मोशन कह सकते हैं, जब कभी हम यात्रा करते हैं, ट्रैवल करते हैं तो इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस क्या होगा, सपोज दैट ये हो गया मेरा इक्वल डिस्टेंस, सपोज दैट ये 5 मीटर हो गया और ये हो गया मेरा 2 सेकेंड, डिस्टेंस हो गया 5 मीटर और ये हो गया टाइम हो गया 2 सेकेंड। अब कहता है कि इक्वल डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना इक्वल है, जब यहाँ से जाएंगे तो भी 2 सेकेंड लगेगा, जब इससे आगे बढ़ेंगे तो भी 2 सेकेंड। मतलब ये जो पूरा डिस्टेंस हो गया एक ही टाइम में बढ़ते जाता है, एक ही टाइम में ये चलेगा। जैसे कि हम एक बात है इसमें कि पृथ्वी जब राउंड करती है किसके चारों ओर, सूर्य के चारों ओर। एक एग्जाम्पल समझना है कि पृथ्वी, अर्थ जो है सूर्य के चारों ओर जब राउंड करती है, चक्कर लगाती है, तो वो अपने एक्सिस पे होती है, उसके एक्सिस पे होती है। तो जब वो राउंड करती है तो उसमें टाइम फिक्स होता है कि इतने टाइम में ये राउंड करेगी, सूर्य का चारों ओर परिक्रमा करेगी। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल हो गया कि वो उसका टाइम फिक्स है, उतना ही टाइम में उसको वहां तक पहुंचना है। लेकिन सपोज दैट अब यहाँ पे हम जानते हैं, तो अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन कब होगा, तो उसके बारे में पहले समझ लेते हैं। तो कहता है ए बॉडी हैज ए नॉन यूनिफॉर्म मोशन, बॉडी कब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होगा, कब, तो कहता है इफ इट इज ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस, मतलब इसका कोई डिस्टेंस नहीं है, कभी 2 किलोमीटर भी जा सकता है, कभी 4 किलोमीटर भी जा सकता है, टाइम सेम रहेगा। तो अब यहाँ कहता है कि अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सपोज दैट इसमें ये कहता है कि यूनिफॉर्म मोशन तब होगा जब हम अनइक्वल डिस्टेंस, अनइक्वल मतलब डिस्टेंस का कोई मतलब लिमिटेशन नहीं है, हम आगे भी जा सकते हैं और पीछे भी आ सकते हैं, मतलब मेरा डिस्टेंस जो बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, लेकिन टाइम जो मेरा क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो उस कंडीशन में ये मेरा क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। तो अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो इसका एग्जाम्पल ये होता है कि जैसे कि बाइक हम चला रहे हैं, बाइक जब हम चलाते हैं तो क्या देखते हैं, कभी कभी हम ट्रैफिक में फंसते हैं, मतलब ट्रैफिक में फंसने से पहले किसी एक गैप से होकर के जब हम गुजरते हैं तो उस समय मेरा बाइक का जो स्पीड होता है वो क्या होता है, एक्सीलेटर से बढ़ा देते हैं, बढ़ जाता है। लेकिन जब किसी ट्रैफिक पे हम जाते हैं तो उसका स्पीड क्या हो जाता है, घट जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि टाइम तो वही है लेकिन मेरा डिस्टेंस जो है कभी, मतलब उसका स्पीड जो है कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है। तो अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं, क्या देखें कि यूनिफॉर्म मोशन कब होगा, जब वो सेम टाइम में सेम डिस्टेंस में
जाएगा सेम टाइम में, सेम डिस्टेंस, मतलब उसी टाइम उसका डिस्टेंस जो है फिक्स रहेगा। क्या रहेगा? डिस्टेंस फिक्स रहेगा, टाइम भी फिक्स रहेगा कि इतने टाइम वहां पहुंचना है। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा कि इसका डिस्टेंस फिक्स नहीं रहेगा, डिस्टेंस फिक्स नहीं रहेगा। हो सकता है कि डिस्टेंस कभी बढ़ भी जाए चलते समय या कभी घट भी जाए, लेकिन टाइम फिक्स रहेगा कि इतने टाइम में पहुंचना है। तो डिस्टेंस बढ़ भी सकता है या डिस्टेंस घट भी सकता है। सपोज दैट 2 किलोमीटर, मतलब आपको 5 सेकेंड दे दिया गया और उसमें आप क्या किए, बोला गया कि आपको 5 मीटर चलना है। सपोज दैट 5 मीटर चलना है, तो उसमें हम क्या किए कि चलते गए, कभी हम अपना स्पीड बढ़ाए, कभी स्पीड घटा दिए। तो उस कंडीशन में क्या होगा, एक एग्जांपल लेना कि दो व्यक्ति चला, तो दोनों को कितना टाइम दे दिया गया, 5 सेकेंड। तो और दोनों को बोला गया कि आप 10 मीटर चले। तो एक ने क्या किया कि स्लो मोशन में, मतलब उसका स्पीड कम हो गया, एक का क्या हो गया, स्पीड बढ़ा हुआ है। तो एक का क्या होगा कि वो जो है मतलब उस डिस्टेंस से कहीं ज़्यादा जा सकता है, और जो स्लो है वो उस डिस्टेंस से कम, उसका डिस्टेंस कम हो सकता है। तो अब हम ये क्या देखें कि इसमें जो है टाइम तो सेम है, लेकिन उसका डिस्टेंस बढ़ घट सकता है, लेकिन उसमें फिक्स है कि इतने टाइम में इतना किलोमीटर या इतने सेकेंड में इतने मतलब मीटर जो है आपको डिस्टेंस ट्रेवल करना है। तो अब एक बात और अब इसमें जो प्रॉपर्टी जानना है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का क्या जानना है, प्रॉपर्टी जानना है। तो प्रॉपर्टी क्या है, तो कहता है द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इज ए स्ट्रेट लाइन। मतलब यूनिफॉर्म मोशन का जो डिस्टेंस लाइन होता है वो हमेशा कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन में होता है। लेकिन जब हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आते हैं तो इसका जो टाइम ग्राफ होता है वो हमेशा कर्व्ड लाइन में होता है। तो इसको हम कह सकते हैं यूनिफॉर्म मोशन, और इसको हम क्या कह सकते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्यों? क्योंकि ये कैसा लाइन है, टाइम ग्राफ में हमेशा देखना है कि जब भी टाइम ग्राफ स्ट्रेट होगा तो वो हमेशा यूनिफॉर्म मोशन होगा। लेकिन जब हम टाइम ग्राफ को देखें वो कर्व है, उसका डिस्टेंस मतलब ट्रेवल डायरेक्शन कैसा है, कर्व है, तो वो हम क्या समझेंगे, वो कौन सा मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। अब आगे इसका प्रॉपर्टी हम क्या देख लिए कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन इज स्ट्रेट लाइन एंड द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज कर्व्ड लाइन। जो अभी आपको हम बताए कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है यूनिफॉर्म मोशन का कैसा होगा, स्ट्रेट होगा, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का कैसा होगा, कर्व्ड होगा। चलिए अब इसी में एक और टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस का मतलब तो आप लोग जानते ही हैं, दूरी, एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, विस्थापन। तो इस दोनों को हम लोग जानेंगे। तो डिस्टेंस क्या है, दूरी क्या है। तो डिस्टेंस का डिफिनीशन ये है कि टोटल एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी, मतलब टोटल एक्चुअल पाथ, मतलब जितना हम चल रहे हैं किसी रास्ते पे, जब हम चल रहे हैं तो उसका जो एक्चुअल पाथ होगा, मतलब एक्चुअल जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा मेरा, किसी भी बॉडी, कोई भी बॉडी जो एक्चुअल पाथ जो कवर करते हैं उसका टोटल डिस्टेंस जो होगा, मतलब टोटल लेंथ होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे। टोटल लेंथ, लंबाई जो होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस, दूरी बोलेंगे। तो अब एक बात और जान लेना है कि डिस्टेंस को हमेशा डी से डिनोट करते हैं। डिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं, तो डी से डिनोट करते हैं। आगे हम आ जाते हैं इसका यूनिट, जो आपको पीछे क्लास में, मतलब अभी इससे पिछले टॉपिक में बताए कि जब भी फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर किया जाएगा तो उसमें ऐसा यूनिट ही यूज किया जाएगा। तो यहाँ पर भी हम डिस्टेंस का कौन सा यूनिट ले रहे हैं, तो ऐसा यूनिट ले रहे हैं। और ऐसा यूनिट में कौन सा सिस्टम लागू किया जाएगा, तो MKS सिस्टम लागू किया जाएगा। तो MKS सिस्टम में डिस्टेंस का, दूरी का यानी लेंथ का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो मीटर होता है, जिसे मीटर को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। आगे हम देखेंगे इट इज नेवर बी निगेटिव। डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होता है। -2 किलोमीटर, -5 किलोमीटर, -10 किलोमीटर कभी नहीं होगा डिस्टेंस।
वहीं जब हम डिस्प्लेसमेंट में आएंगे तो डिस्प्लेसमेंट निगेटिव में जा सकता है, लेकिन डिस्टेंस निगेटिव नहीं होगा। हम यहाँ बोलेंगे 10 किलोमीटर डिस्टेंस है, तो ये गलत है, कभी भी डिस्टेंस निगेटिव में नहीं जाएगा। तो अब उसके बाद कैन नॉट इक्वल टू 0, और ना ही 0 के बराबर होगा। क्यों नहीं बराबर होगा? जब हम डिस्टेंस मेजर करेंगे, सपोज दैट ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच एक बॉडी, एक आदमी यहाँ से चलना स्टार्ट किया। तो जब थोड़ा चलना स्टार्ट किया तो उसमें कुछ ना कुछ तो मूवमेंट हुआ, गति हुई, तो कुछ ना कुछ तो वो चला होगा। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 मीटर है, सपोज दैट। तो ये जो है यहाँ से यहाँ तक जब ये गया तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 10 मीटर हो जाएगा। डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 10 मीटर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे लेकिन जब ये थोड़ा भी, जब इसमें मूवमेंट हुआ तो इसमें 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ 1 मीटर 0.1 मीटर भी कुछ ना कुछ तो ये चला होगा। जब भी मूवमेंट होगा तो कुछ ना कुछ एक जगह से दूसरी जगह पे हिला तो होगा, गया तो होगा। तो इसलिए डिस्टेंस कभी भी 0 भी नहीं होता है, डिस्टेंस कभी निगेटिव भी नहीं होता है, और डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। तो चलिए अब उसके बाद हम समझते हैं कि इट इज स्केलर क्वांटिटीज। इससे पिछले टॉपिक में हम आप लोगों को बताया था कि स्केलर क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होते हैं। तो अब हम कैसे समझेंगे कि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है? सपोज दैट ये एक चौक है, तो ये भी एक फिजिकल क्वांटिटीज है। क्या ये चौक फिजिकल क्वांटिटीज है? ये चौक नहीं होगा, लेकिन इसका जो लेंथ होगा, इसका मास होगा, वो फिजिकल क्वांटिटीज हो सकता है, लेकिन इस चौक का, ये चौक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। अब मान लीजिए अब डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी कैसे है? ये जब हम ले लिए, ये चौक है, इस चौक का डिस्टेंस जब हम मेजर करेंगे, लेंथ जब इसका मेजर करेंगे, तो ये तो हमेशा लेंथ, अब किस डायरेक्शन में जाना मेजर करना ये तो इसमें नहीं बताया जा रहा है। किस डायरेक्शन में, इसको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ या कहीं भी इसको नहीं माप सकते। सिर्फ इसको हम कैसे मापेंगे? सीधा। तो इसलिए जब भी इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, वो क्या हो जाएगा? स्केलर क्वांटिटी। इसी तरह से डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं होता है, तो हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटीज नहीं है। अब आगे हम आ जाते हैं डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम विस्थापन कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो कहता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो अभी हम आपको बताए डिस्टेंस, जिसमें जो टोटल लेंथ मापा जाता है उसको हम डिस्टेंस कहते हैं। अब यहाँ डिस्प्लेसमेंट विस्थापन में क्या होता है कि जैसे कि अब यहाँ एग्जांपल समझिए कि पॉइंट ए से बी की दूरी 5 मीटर है, और बी से, मतलब एक आदमी ए से सीधी रेखा में गया जिसका डिस्टेंस कितना है? 5 मीटर है। अब बी से सी एक और पॉइंट है, मतलब ये कैसा हो जाएगा? बायां गया, तो मतलब बी से सी जब ये बाएं लेफ्ट डायरेक्शन में जाएगा, लेफ्ट साइड गया, तो इसका जो है कितना हो गया? 3 मीटर। तो अब बताया जा सकता है कि इसका डिस्टेंस कितना होगा, क्योंकि इसको डायरेक्ट हम माप सकते हैं। 5 + 3 = 8 मीटर, ये हो गया मेरा क्या? डिस्टेंस हो गया। लेकिन अब इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो अब इसमें हम डिफिनीशन बताए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, शॉर्टेस्ट दूरी, इनिशियल पॉइंट, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, मतलब इनिशियल ये हो गया और फाइनल ये हो गया। यहाँ से स्टार्ट किया, जो प्रारंभिक दूरी हो गई, प्रारंभिक दूरी हो गई, और ये हो गया मेरा अंतिम फाइनल। तो अब एक बात बताइए कि अब कहता है इस दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, दूरी होगा, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो यही ना होगा, यही होगा। तो सपोज दैट यहाँ से यहाँ इसका जो है, जैसे कि हम आप लोग पाइथागोरस फॉर्मूला जानते होंगे, तो इसमें क्या होता है कि इसका जब लेंथ मेजर किया जाता है तो इसको जो है इस तरह से डिनोट करते हैं, इस तरह से। तो अब इसमें क्या होगा कि जैसे कि सपोज दैट मान लीजिए कि इसमें इसका जो है डिस्टेंस 2 मीटर है। तो अब एक बात बताइए कि
जब ये डिस्टेंस में गए तो इसका 8 मीटर, अब ये मेरा कितना 2 मीटर। तो और फॉर्मूला ये इसका डिफिनीशन भी हम पढ़े कि शॉर्टेज डिस्टेंस जो होगा वही क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, विस्थापन होगा। तो शॉर्टेज डिस्टेंस तो यही है। तो इस और एक बात और जान लेना है कि इसको हम S से डिनोट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को किससे डिनोट करते हैं, S से डिनोट करते हैं। तो इसमें S क्या हो जाएगा, 2 मीटर हो जाएगा, यही हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट। अब आगे हम पढ़ेंगे इसका SI यूनिट, डिस्प्लेसमेंट का भी SI यूनिट मीटर ही होता है, जिसे हम यहाँ पे जैसे डिफाइन किए थे सेम वही समझना है। अब आगे इसमें बताया जा रहा है कि कैन बी निगेटिव, ये निगेटिव हो सकता है। कैसे निगेटिव हो सकता है, जैसे कि हम बताए थे यहाँ पे, सपोज दैट पॉइंट A से B की दूरी 10 मीटर है। एक आदमी A से B पॉइंट पे जब गया तो 10 मीटर हो गया, और फिर B से C पॉइंट पे आया तो इसका डिस्टेंस जो है 12 मीटर हो गया। तो अब इस कंडीशन में इसका जो लेंथ हो जाएगा, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस ये 0 के बराबर तो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से चला और यहाँ आया तो कितना 2 किलोमीटर इधर आ गया, मतलब 10 + 12। तो अब आगे आ जाते हैं डिस्टेंस में। तो यहाँ जब आया इस कंडीशन में, यहाँ लीनियर इक्वेशन में आप लोग पढ़ते होंगे कि जब इस साइड आता है तो क्या हो जाता है कि नेगेटिव। तो यही बात यहाँ पे भी होगा, जब यहाँ पे आएगा तो इसको हम ऐड कर सकते हैं, 10 + -12, तो इसका आंसर कितना आएगा, -2 मीटर आएगा। तो क्यों आएगा, क्योंकि इसके आगे नेगेटिव हो जाता है। तो अब यहाँ पे जब हम आए तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कितना आया, -2 मीटर। तो और हम बताए भी थे कि ये नेगेटिव हो सकता है और डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। तो जैसे कि यहाँ एक एग्जांपल समझिए, इस पॉइंट A से कोई एक व्यक्ति जाना स्टार्ट किया और B तक गया, और फिर वहाँ से फिर नीचे आया और नीचे से फिर इधर आया और फिर वापस गया, फिर वापस कहाँ गया, A पॉइंट पे पहुँच गया। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि फिर जहाँ से गया था वहीं पे आके मिल गया। तो इसलिए इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये वेक्टर क्वांटिटीज है। क्यों वेक्टर क्वांटिटीज है, क्योंकि इसका डायरेक्शन है। डायरेक्शन क्या है, तो ये जो है कभी लेफ्ट कभी राइट, इसमें जो डायरेक्शन जो पता चलता है। और हम बताए भी है कि जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होंगे तो वो क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटीज। इसलिए डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटीज हो जाएगा। तो चलिए इसमें आप लोग क्या पढ़े, इसमें पढ़े आप लीनियर मोशन, रोटेटरी मोशन, और क्या पढ़े, ऑक्सिलेटरी मोशन पढ़े, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़े। उसके बाद पढ़े डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, इस सबको भी डिफाइन किए। अब अगला टॉपिक अगले क्लास में आप लोग पढ़ेंगे स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सलरेशन, जिसको हम अगले क्लास में डिफाइन करेंगे, जो आप लोगों को बताया जाएगा कि सबका फॉर्मूला ऐसा यूनिट जैसे इसको डिफाइन किए, कैसे इसका जो है स्केलर, ये कैसे स्केलर क्वांटिटीज हुआ, कैसे वेक्टर क्वांटिटीज हुआ, उसको उस सब में भी जानेंगे। चलिए थैंक यू।